हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चा लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों को पता है, हम पढ़ रहे हैं अपने क्लास 12th का दूसरा चैप्टर, जिसमें आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों होने वाली है अपने दूसरे चैप्टर का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के कुछ आगे के सभी कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 4 में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बात क्या किए थे? अगर आपको कुछ याद हो तो बताइए जरा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने लेक्चर नंबर 4 में बात किया था समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में और उसकी धारिता के बारे में हमने सीखा था। और हमने अपने प्यारे बच्चों को बताया था कि लेक्चर नंबर 4 समांतर प्लेट संधारित्र वाले कॉन्सेप्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 होने वाला है, जिसमें हम लोग बातचीत करेंगे सबसे पहले संधारित्रों के संयोजन की। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों संधारित्र में संचित ऊर्जा। और आज की क्लास में ये अपना चैप्टर मेरे प्यारे बच्चों थ्योरी वाइज समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे संधारित्रों का संयोजन। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिकैप दिला दूं कि मेरे प्यारे बच्चों, याद करो क्लास 10th के वो दिन जब आप क्लास 10th में साइंस बुक में जब फिजिक्स वाले पोर्शन पे आप सीखते थे, तो सबसे पहला चैप्टर होता था मेरे प्यारे बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत धारा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों उसमें हमने सीखा था प्रतिरोध के बारे में, है ना। तो हमने बताया मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने इस बात बताई थी कि हमने बच्चों बात किया था प्रतिरोधक के बारे में। ये होता है मेरे प्यारे बच्चों जिसको बोलते हैं हम लोग प्रतिरोधक। ठीक है, तो प्रतिरोधक हमने क्या बताया बच्चों, एक हमारे पास वैद्युत घटक है। ठीक है, और इस बच्चे किसके गुण को हम लोग बोलते हैं बच्चों? प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध, जिसको हम कैपिटल आर से प्रदर्शित कर रहे हैं। ये प्रतिरोधक है और इसका जो गुण होता है वो होता है मेरे प्यारे बच्चों प्रतिरोध। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से क्लास 12th में मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोग बात करेंगे संधारित्र के बारे में। और इसकी धारिता होती है C। इसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों क्या? संधारित्र। क्या नाम है बच्चों? संधारित्र। ठीक है, और इसका जो गुण है उसको हम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों संधारित्र की धारिता, या केवल हम लोग धारिता बोल देते हैं। ये इसका गुण है। बात समझ में आई बात? हाँ बच्चे, समझ में आई। ये तो हमने क्लास लेक्चर नंबर 4 में भी किया हुआ था। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम लोग इसी के संयोजन की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो मैं अपने प्यारे बच्चों को बताऊं कि मेरे प्यारे बच्चों अगर हम संयोजन की बात करते हैं, संयोजन संयोजन, तो मेरे प्यारे बच्चों हमने यहाँ पे प्रतिरोधक लिखा क्योंकि आपको चीजें कुछ याद आए। यहाँ पे मैंने संधारित्र लिख दिया। ठीक है, प्रतिरोधक। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको याद होगा कि सबसे पहले हमने प्रतिरोधक को जोड़ा था, और पहले मेरे प्यारे बच्चों बात होती थी श्रेणी क्रम में, इसको जोड़ा था श्रेणी क्रम। ठीक है, तो जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोधक को जोड़ते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास ऐसा फिगर आता है। मान लो हमारे पास 3 प्रतिरोधक हैं जिनके प्रतिरोध R1, R2 और R3 हैं। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर कहा जाए कि आपसे बताइए ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो आप लिखते हैं सर आर इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। बोल, याद है कि नहीं याद है? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल याद है। तो बस बच्चा, आप कहेंगे सर इसका दूसरा भी हमने संयोजन सीखा था जिसको हम समांतर क्रम संयोजन, समांतर श्रेणी, समांतर क्रम श्रेणी नहीं, समांतर क्रम हमने संयोजन सीखा था। इसी को मेरे प्यारे कहीं कहीं पार्श्व क्रम भी लिखा जाता है। ठीक है, पार्श्व क्रम। तो दोनों बातें आप याद रखेंगे।
तो पार्श्व क्रम में बच्चों प्रतिरोधकों का जो संयोजन होता था कुछ इस प्रकार से होता था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ऐसा हमारे पास फिगर बन जाता है मेरे प्यारे बच्चों के लिए। ठीक है, यहां मान लो हमने कह दिया बिंदु ए है, यहां मान लो बिंदु बी है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो आप कहेंगे सर इसका जो फॉर्मूला होता था वो होता था सर 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 1/R2 एंड 1/R3। सर डब्बे में बंद करो, बंद कर दिया जी। तो ये बच्चों समांतर क्रम संयोजन था। ठीक है, प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन हमारे पास ये था। कुछ याद आया? हाँ सर। तो अब बच्चे ठीक ठीक वैसे ही जब हम लोग संधारित्र के बात में चर्चा कर रहे हैं तो संधारित्र में भी बच्चों जो फिगर बनेगा ऐसे ही बनेगा। तो हमने क्या किया, 3 संधारित्रों को ऐसे बना दिया। ये मान लो बिंदु ए है, ये मान लो बिंदु बी है। इसका बच्चों धारिता मान लो C1, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता C3 है। ठीक है, तो अब मेरे प्यारे बच्चों इसका जो C इक्विवेलेंट आएगा वो क्या होगा, यही हमको जानना है। बात समझ में आई? अच्छा, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जब हम इसमें समांतर क्रम संयोजन की बात करेंगे तो इसमें भी हम ऐसे ही 3 लोगों को जोड़ देंगे समांतर क्रम में और कहेंगे आपसे कि बताइए इनकी तुल्य धारिता क्या होगी। ये C1, ये C2 और ये C3, ये A और ये B। तो फिर से यहां भी मैं पूछूंगा आपसे कि बताइए कि इसका C इक्विवेलेंट क्या होगा। तो आज की क्लास में यही हम लोग सीखने वाले हैं कि संधारित्र के श्रेणी क्रम का बच्चे C इक्विवेलेंट तुल्य धारिता क्या होगी और समांतर क्रम में तुल्य धारिता क्या होने वाली है। ठीक है, चलिए बात किया जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग इसके श्रेणी क्रम संयोजन की बात करते हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में हमने 3 संधारित्र लिया C1, C2 और C3। हमको पता है कि जब हम इसको बैटरी से जोड़ देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों इसके पास आवेश आने लग जाएगा। तो याद करो कक्षा 10 के वो दिन हमने कहा कि श्रेणी क्रम संयोजन में मेरे प्यारे बच्चों हर एक प्रतिरोधक से पास करने वाली जो धारा है वो समान होती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो होगा हर एक संधारित्र पे जो आवेश होगा वो समान होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसके पास प्लस क्यू, इसके पास माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। बात समझ में आई? तो यहाँ पे श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, वहां पे मेरे प्यारे बच्चों धारा समान होती थी। ठीक है, याद रहेगा? अच्छा, लेकिन श्रेणी क्रम संयोजन में हर एक संधारित्र के सिरों का जो विभव होगा, विभवांतर, वो क्या होगा, अलग अलग। तो इसके सिरों का विभवांतर V1, इसका V2, इसका मेरे प्यारे बच्चों V3 मान लिया गया। ठीक है, अब याद करो मेरे प्यारे बच्चों जब हमको कैलकुलेशन करना था तो हम लोग क्या करते थे, तो हम लोग करते थे कुछ इस प्रकार का काम। कैसे? हमने क्या किया, आप कैसे फिगर बनाओगे, ऐसे ही जब आपके लिए आएगा वैसे। ये बोर्ड एग्जाम में बच्चों डेरिवेशन नहीं आता है, ठीक है, तो खुश हो जाइए, है ना, लेकिन क्वेश्चन आपसे आता है। तो क्वेश्चन के लिए हमको सीखना है। प्लस माइनस हो गया, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। इसके सिरों का विभवांतर मेरे प्यारे बच्चों V1, इसके सिरों का विभवांतर V2, इसके सिरों का विभवांतर हो जाएगा V3। ठीक है, सब पे चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस ऐसे रहेगा। ठीक है, तो यानी कि विभवांतर अलग है। तो आप कहोगे कि सर इसके सिरों का विभव अगर V है तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अरे बोल हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ सर। तो मेरे प्यारे बच्चों हमको पता है कि भैया Q बराबर होता है CV के। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से जो V होगा वो हो जाएगा Q बाई C के, Q बाई C के। ये Q है, Q बाई C के। तो मेरे प्यारे बच्चों यही जो V1 V2 का मान है वो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर V1 का मान हो जाएगा
क्यू तो सब पे सेम, तो क्यू बाई C1, V2 का मान क्यू बाई C2, V3 का मान क्यू बाई C3 हो जाएगा। तो यहीं पे मेरे प्यारे बच्चों इस वाले लाइन में हम इन तीनों का मान रख देते हैं। तो V का मान हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो V को भी क्यू बाई सी रख लो, है ना, क्यू बाई सी, या इसको C को हम C इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन C ही रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। V1 का हो जाएगा क्यू बाई C1, V2 का हो जाएगा क्यू बाई C2 एंड V3 का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या, क्यू बाई C3। ठीक है। अच्छा, अगली लाइन में मेरे प्यारे बच्चों को दिख रहा है कि Q कॉमन है, तो कॉमन ले लिया, यहाँ बच्चा 1/C1, 1/C2, 1/C3। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, Q से Q कट्टी पिट्टी हुआ, क्या हो गया, Q से Q कट्टी पिट्टी हो गया, तो क्या बचता है मेरे प्यारे बच्चों के लिए, मेरे प्यारे बच्चों के सामने दिख रहा है 1/C हो गया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, सॉरी 1/C3। ठीक है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी तुल्यधारिता का फॉर्मूला है जब उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने देखा, अरे अरे कहाँ गया, यही तो देखा था, हाँ, हमने देखा कि जब हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तीन लोगों को, तो हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला क्या आया, वो तो आ गया सर ऐसा कुछ, 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 का। बात समझ में आई? तो आप देख पा रहे हो कि ये तो जस्ट उल्टा दिख रहा है, समांतर क्रम में ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे तो मेरे प्यारे बच्चों श्रेणी क्रम में ही ऐसा हो गया। ठीक है, तो ऐसा ही कहानी है। बात समझ में आई? चलो, तो हमको तो बच्चे याद रखना है दो लोगों के लिए, हमको क्या याद रखना है बच्चे, दो लोगों के लिए। अगर मान लो दो हमारे पास संधारित्र हैं C1 और C2, ठीक है बच्चों, अब मैं पूरा नहीं बनाने जा रहा, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है। तो अगर हमको तुल्यधारिता ज्ञात करनी है तो इसको लिखोगे 1/C इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 के। अगर दो का तो ऐसे ही तो होगा, आप कहेंगे हाँ सर, तीन था तो तीन थे, दो है तो दो रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 1/C इक्विवेलेंट क्या बनेगा, फिर से वही सर, अरे तीन नहीं है, दो है भैया, दो है भैया, दो है, क्या है बच्चों, दो। चलिए, तो हो जाएगा C1 C2, ये हो जाएगा C1 प्लस C2। अब मेरी पैर बच्चों उठा के पटक दो, ठीक है, तो ये ऊपर गया, हो गया C इक्विवेलेंट, ये हो गया C1 C2 बाई C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको आप लोग बंद कर देंगे और कहानी खत्म हो गई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलो, लगे हाथ मेरे प्यारे बच्चों समांतर वाला ही भी यहीं पे कर देता हूं, बाकी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये श्रेणी वाला समझ में आया आपको, बोलो हाँ या ना। ये था मेरे प्यारे बच्चों के लिए श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। चलो, तो श्रेणी क्रम दिखा देता हूं, उसके बाद समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम में बच्चों ऐसे हम लोग करते हैं, सारी बातें लिख दोगे, V1 V2 V3 का मान है, उसके बाद हम लोग कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 से सब कुछ काम करते जाएंगे, उसके बाद हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। बोलो, इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? ठीक है, चलिए अब बच्चों आ जाते हैं समांतर क्रम, यानी कि जिसको हम लोग पार्श्व क्रम भी कहते हैं। तो फॉर्मूला ऐसे है, चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों के लिए मैं यहीं पे कर देता हूं, आ जाइए। चलो, प्यारा सा एकदम फिगर बनाते हैं, एकदम सुंदर सा, कि जिसको देख करके आपका मन एकदम बाग बाग हो जाए। चलिए, टिंग 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 टिंग, ये हमारे पास पहली धारिता संधारित्र, दूसरा या तीसरा। ठीक है, यहीं पे हम लोग दो बिंदु ले लेते हैं A और B। ठीक है, चलो, अब मेरे प्यारे बच्चा लोग क्या करना है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है ना, जोड़ दूं क्या? जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो जोड़ लेते हैं, कोई बात नहीं, है ना। इसको किसी परिपथ में ऐसे जोड़ देते हैं, ये हमारे पास बैटरा है, क्या है, बैटरा।
इसका ये धनात्मक टर्मिनल, ये ऋणात्मक, ये वोल्टेज V है। तो आपको पता है कि समांतर क्रम में बच्चों आवेश अलग अलग होगा, ठीक है। इसके प्लेटों पे आवेश जो होगा वो Q1 होगा, इस पे मेरे प्यारे बच्चों Q2 होगा, इस पे आवेश क्या होगा, Q3 होगा। लेकिन जो पोटेंशियल है मेरे प्यारे बच्चों इनके सिरों का, वही VV हो जाएगा। बात समझ में आई, V हो जाएगा। इसका भी बच्चों क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। समझ पाए? हाँ सर। तो यानी कि यहाँ पे बच्चों हम आवेश संरक्षण का सिद्धांत लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टोटल चार्ज Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अच्छा, Q बराबर क्या होता है, CV होता है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा CV, और ये हो जाएगा C1 इंटू वी, क्योंकि सबका बच्चों वोल्टेज बराबर। ये होगा C2 इंटू वी, ये हो जाएगा C3 इंटू वी के बराबर। बच्चों आपको दिख रहा है कि V तो कॉमन है सर, तो V कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बचा, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो मेरे प्यारे बच्चों को दिख रहा है कि नेक्स्ट लाइन में V से V कट्टी पिट्टी, तो हमारे पास C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 दिख रहा है जी। और इसको हम लोग क्या करेंगे, डब्बे में बंद कर देंगे। डब्बे में बंद करो। अरे चलो ठीक है बच्चा। तो ये हमारे पास समांतर क्रम संयोजन की तुल्यधारिता आ जाती है। अब मेरे प्यारे बच्चों हमको तो भैया दो लोगों का चाहिए, तो हम लोग अब ऐसे एक फिगर बना लेते हैं। बस दो संधारित्र रहेंगे, और ये हमारे पास पॉइंट ए है मान लो, ये पॉइंट बी है, ये C1 है, ये C2 है। तो अब हमारे पास C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आएगा, सीधा सीधा आप कहेंगे सर C1 प्लस C2। तो इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। तो आ जाते हैं उस फिगर में मेरे प्यारे बच्चों, जब हमने बात किया था इसी के नीचे ना, आ जाओ। तो समांतर क्रम में इसका C इक्विवेलेंट क्या आया बच्चा लोग, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो उस बात को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है बच्चा, तो आपको ये बातें याद होनी चाहिए। क्या हुआ, इससे समझ में आ रहा है कि जो प्रतिरोधक के लिए श्रेणी में फॉर्मूला आता था वो मेरे प्यारे बच्चों इसके समांतर में आ रहा है, और जो उसके समांतर में आता था उसके लिए श्रेणी में आ रहा है। ठीक है, उल्टा है, तो याद रखिएगा चीजों को। चलिए अब इसके लिए समांतर का भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऐसा हमको फिगर देखना है। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग आवेश संरक्षण से मेरे प्यारे बच्चों इसका काम तमाम करेंगे। वी सब कुछ कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर, आ गई सर। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। चलो, तो अब याद रखोगे ये दोनों बातें। कौन सी बातें? वैसे बातें शायद लिखी गई हैं, हाँ ये लिखी गई हैं। श्रेणी क्रम में ये फॉर्मूला, समांतर क्रम में मेरे प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला होता है। अब जब आपने श्रेणी और समांतर का फॉर्मूला सीख लिया तो क्या क्वेश्चन हो जाए? चलिए, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ये रहा आज की क्लास का आपके लिए पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है ए और बी के बीच तुल्यधारिता की गणना कीजिए। देखो समझाऊंगा, आराम से समझना है एक बार में। तो देखो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम आप पहले से जानते हो, लेकिन समझो बात को, ठीक है। वैसे तो लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, यहीं पे को सीख लो कि अगर मान ले मैं श्रेणी क्रम की बात किया, अब जब क्वेश्चन पे आ जाते हैं तो आपको समझना बहुत जरूरी है। मान ले हमारे पास तीन संधारित्र ऐसे जुड़े हुए हैं, तो आपको अब तो लग गया कि श्रेणी क्रम में, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो आप घबरा जाएंगे। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो तरीका तो वही आप जानते हैं। मान लो ये इसका पहला प्लेट, ये इसका दूसरा प्लेट, ये इसका पहला, ये इसका दूसरा, ये इसका पहला, इसका दूसरा। तो तरीके के हिसाब से श्रेणी तो यही होता है कि पहले का दूसरा प्लेट और दूसरे का पहला प्लेट, दूसरे वाले का दूसरा प्लेट तीसरे वाले का पहले प्लेट से जुड़ा रहेगा। तो इस प्रकार के क्रम को हम लोग श्रेणी क्रम कह देंगे। अरे बोल हाँ या ना। जब हम लोग मेरे प्यारे बच्चों समांतर क्रम की बात करते हैं
समांतर क्रम की बात करते हैं तो समांतर क्रम में बच्चों हमने ऐसा फिगर बनाया था, ऐसा फिगर बनाया था, ऐसा, ठीक है। ये हमारे पास C1, ये हमारे पास C2, ये हमारे पास C3 और ये हमारे पास मान लो कोई बिंदु है A और ये बिंदु कोई B है, ये भी कोई बिंदु A है और ये कोई बिंदु B है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ये इसका पहला प्लेट, इसका दूसरा प्लेट, पहला प्लेट दूसरा प्लेट, पहला प्लेट दूसरा प्लेट। तो आपको दिख रहा है कि सबका एक प्लेट एक पॉइंट पे जुड़ा हुआ, चाहे पहला चाहे दूसरा, इससे पहला दूसरा हम लोग यहाँ पे डिसाइड नहीं करते, लेकिन इसको कह सकते हो ऐसे, ठीक है। और सबका दूसरा प्लेट किसी एक बिंदु पे जुड़ा होगा, तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कह देते हैं, समांतर क्रम संयोजन। तो बच्चे कहना तो बहुत आसान है, डिफाइन करना बहुत आसान है, लेकिन जब क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं तब आपका दिमाग हिल जाता है कि कौन श्रेणी में है, कौन समांतर में है। तो आ जाओ, इस चीज को हम लोग क्वेश्चन से ही सीख पाएंगे। आ जाओ, आराम से सीखना एकदम। आज श्रेणी और समांतर की पूरी कहानी मेरे प्यारे बच्चों खत्म कर देंगे, ठीक है। आ जाओ सीखते हैं। जल ए और बी के बीच लगाना, तो आपको क्या करना है, ए से चलना प्रारंभ करना है। जैसे आप यहाँ पे पहुंचे, आपको दिख गया कि दो रास्ता है, तो ए से शुरू करके बी तक जाना है, और जहां तक आप पहुंचे अगर दो रास्ता हो गया तो दोनों रास्ते क्या हो जाएंगे, समांतर में हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये अलग तार है, ये अलग तार है, आवेश अब बट जाएगा। बात समझ में आई? यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जो हमारे पास पहली बात हम लोग लिखेंगे कि 3 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड किसमें बच्चों, समांतर क्रम में है, समांतर में है, ठीक है बच्चों। तो इनका जो तुल्य धारिता क्या होगी, सीधा सीधा जुड़ जाती है, C1 प्लस C2। तो क्या लिखेंगे, 2 प्लस 3 यानी कि 5 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। बोल हाँ या ना। अब इनका एक बच्चों हम फिगर बनाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ए है, अब इन दोनों का मिलाकर के एक संधारित्र बन गया। अब ये हमारे पास 4 वाला है, यहाँ पे हमारे पास बी है, तो इसकी धारिता कितनी हो गई, हमारे पास 5 हो गई, ठीक है। और इसकी कितनी थी, 4 थी, है ना। तो एक नया फिगर बन गया। अब मेरे प्यारे बच्चों आप देखोगे कि अब इस फिगर को नहीं देखना है, अब इस फिगर को हमको नहीं देखना है, अब जो हमें नया फिगर बना उसको देखना है। अब देखोगे कि फिर से ए से बी जाओगे तो सीधा सीधा चला जाओगे, रास्ता बदला क्या, नहीं। जब रास्ता नहीं बदलता है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो आप कहेंगे दूसरी बात, ऐसे आपको सॉल्व करना, इस क्वेश्चन को लिखेंगे 5 माइक्रोफैरेड एंड 4 माइक्रोफैरेड श्रेणी में, श्रेणी में, ठीक है, या श्रेणी क्रम में है, जैसा आपको लिखना है लिख दो, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में हम लोग जानते हैं C इक्वलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, C1 C2 बाई C1 प्लस C2। तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 4 बटे 5 प्लस 4 यानी कि 20/9, और मात्रक क्या होगा, माइक्रोफैरेड। तो ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे लिए क्या है, फाइनल आंसर है। C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 20/9 माइक्रोफैरेड। क्या समझ पाए आप लोग? आप कहेंगे हाँ सर, बिल्कुल समझ पाए, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाइए। ऐसा ही क्वेश्चन है लेकिन अब फिगर अलग है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, जैसे मैं कर रहा हूं, ए से बी चलोगे, यहां पे पहुंचे तुरंत रास्ता बदल गया, ठीक है। तो जितने भी रास्ते हो रहे हैं ना, उन रास्तों में हमको सबको एक बना देना, मतलब एक ही संधारित्र होना चाहिए। तो मान लो ये ऊपर वाला पहला रास्ता, ये दूसरा रास्ता, ऊपर वाले जाते हो तो ये दोनों मिलते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे पहला पॉइंट क्या, कि 2 और 2, यानी कि 2 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड किसमें है बच्चों, श्रेणी में है। अरे बोलो है कि नहीं है? आप कहेंगे सर हाँ, ठीक है, क्योंकि ऐसे जाओगे सीधा तो दोनों बच्चे साथ साथ मिल रहे हैं, एक के बाद एक है। तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध तुल्य धारिता क्या होगी बच्चों, इनका तुल्य धारिता होगा सीधा सीधा
C1 C2 बटे C1 प्लस C2, C1 C2 बटे C1 प्लस C2 यानी कि 2 गुणे 2 बटे 2 प्लस 2 यानी कि 1 माइक्रोफैरड। 4 बटे 4 एक ही तो होगा, ठीक है। अब इनकी तुल्य तुल्य जो हमारे पास बच्चे बनेगा, जो फिगर, वो ऐसा बनेगा। आराम से बना लोगे, जब आपको आने लग जाएगा तब फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों मिलकर के एक हो गए, और ये एक 3 वाला तो नीचे है ही, और यहाँ पे दोनों जुड़े, और यहाँ हमारे पास बी है। तो आप बताओ ऊपर वाला कितना है? ऊपर वाला हो गया 1 माइक्रोफेड, और नीचे वाला तो 3 था ही, तो ये 3 माइक्रोफेड। अब हमको इस फिगर को नहीं देखना, अब हमको इस फिगर को देखना है। अरे बोलो, समझ में आई बात? आप कहोगे हाँ। तो दूसरी बात क्या है, अब आप देखो कि ये 1 वाला और ये 3 वाला कैसे जुड़ा हुआ है। तो हमको दिख रहा है बच्चों, ये तो समांतर में है, क्योंकि ए से बी जाओगे तुरंत यहाँ रास्ता बदल गया, और दोनों रास्ते में एक एक है, तो बस समांतर क्रम संयोजन। तो यानी कि हम लिखेंगे 1 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड बच्चा समांतर में है, समांतर में है। तो इसलिए C इक्विवेलेंट अब क्या बनेगा? अब आप कहेंगे C1 प्लस C2 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 प्लस 3 यानी कि 4 माइक्रोफैरड हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। कर पाओगे? हाँ सर। अगर कर पाओगे तो एक क्वेश्चन है हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है, कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं आपको हिंट के लिए चीजों को बता देता हूं, ठीक है, कैसे करना है देख। और जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप मेरे प्यारे बच्चों हमने किया है, सेम टू सेम आपको वैसे ही करना है। कह रहा है ए और बी, तो ए कहाँ है? यहाँ पे। बी कहाँ है? यहाँ पे। मैं हिंट बता रहा हूं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो ए से बी हमको जाना होता है। तो देखो ए से बी जाने कितने रास्ते? 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। चल, और हर एक रास्ते में मैं चाहूंगा कि एक ही धारिता संधारित बचे, ठीक है। तो एक वाले में तो चलो बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब दूसरे और तीसरे तरफ जाओगे तो उसमें ढेर सारे संधारित हमको मिल रहे हैं। मान लो पहले हमको काम तमाम करना है तीसरे वाले का, तो इसका मेरे प्यारे बच्चों करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, सबका देखो नाम दे देते हैं अलग अलग। मान लो ये C1 हो गया, मान लो ये C2 हो गया, मान लो ये C3 हो गया, मान लो ये C4 हो गया, मान लो ये C5 हो गया, मान लो ये C6 होगा। तो इसको लिखने के लिए आपका आसान हो जाएगा। तो पहली बात आप लोग क्या लिखोगे? आप लोग पहले तीसरे वाले में चलना, ठीक है। कैसे चलोगे? तीसरे वाले में चलना स्टार्ट करिए। तो मैं गया, पहले C1 मिला, फिर उसके बाद तुरंत C2 मिल गया। बताओ ये दोनों कैसे हैं? श्रेणी या समांतर, ठीक है। तो आप कह रहे हैं सर ये तो श्रेणी में है, तो मैं लिख देता हूं C1 एंड C2 कैसे हैं बच्चों? श्रेणी में है, ठीक है, श्रेणी में है ना। और सबकी धारिता 2 माइक्रोफैरड है, तो कोई मुश्किल वाली बात तो है नहीं। तो इनका जो संधारित आए मतलब धारिता आएगी, तुल धारिता, वो क्या होगी? C1 C2 बाई C1 प्लस C2 यानी कि 2 गुणे 2 बटे 2 प्लस 2 यानी कि 1 माइक्रोफैरड। बोलो हाँ या ना? ठीक है। अब इसका फिगर नीचे बनाओगे, क्या करोगे? फिगर बनाओगे। उसके बाद मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। छोड़ दूं कि कर दूं? चलो करता हूं, आ जाओ। तो मेरे प्यारे बच्चों अब इसका फिगर बनाऊं? बोलो हाँ या ना? बना दो सर। चलिए बनाता हूं। तो आप इसका फिगर बनाओ। तो फिगर कैसे बनाओगे? देख, सबसे पहले एक ऐसा हमने ले लिया, फिर हमारे पास एक बीच में है ऐसा। अब बच्चे ऊपर वाले रास्ते में तो हमने काम तमाम कर दिया, तो वहां पे केवल एक ही बचेगा, और यहाँ पे हमारे पास 2 बचे, यहाँ पे एक बचा, यहाँ पे एक बचा। तो सबका बना लो। ये जो एक बचा है, कौन बचा? अब ये 1 माइक्रोफैरड वाला, समझ पाए? और ये हमारे पास जो है वो तो है, ये C3 है, और ये C4 है, ये C5 है, और ये मेरे प्यारे बच्चों C6 है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब इस फिगर से आप इस फिगर तक पहुंच गए, अब कहानी इस फिगर से ही आप देखेंगे, ठीक है। तो अब पॉइंट नंबर 2 डालेंगे। फिर से यहाँ पे A है और यहाँ पे बच्चों क्या है? B है। बात समझ में आई? चलो
तो देखो यहां से यहां तक देखते हो आप, तो बच्चे चलो ऊपर वाला तो चलो कहानी फिक्स हो गई, तीसरा वाला। अभी जो दूसरा रास्ता हमने देखा था, ये दूसरे रास्ते में फिर से दो लोग हैं, कौन कौन, ये C3 और C4। तो इनका काम तमाम आपको करना है। तो आप फिर से लिखेंगे C3 एंड C4 कैसे हैं बच्चों, श्रेणी में है। कैसे बच्चों, श्रेणी में है, श्रेणी में है, श्रेणी में है। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों जब श्रेणी में होंगे तो फिर से क्या होगा, इनका C इक्वलेंट मान लो C डैश है, मान लिया C डैश, तो हो जाएगा C3 इंटू C4 डिवाइड बाई C3 प्लस C4 के, ऐसे ही तो होगा। आप कहेंगे हाँ जी, मान कितना है, दो दो ही है, तो 2 इंटू 2 बटे 2 प्लस 2, यानी कि ये भी हो गया 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो 2 स्टेप कंप्लीट हुआ। अब बच्चे इसका फिगर यहां नीचे आपको फिर से बनाना है। ठीक है, तो अब मैं आपको आप पे छोड़ देता हूं कि अब आगे की काम आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है, सब मैं ही नहीं कर दूं, कुछ तो आपको करना पड़ेगा ना बच्चा। हाँ सर ठीक है, कर लूंगा। ओके बच्चे, यही तो कॉन्फिडेंस चाहिए मेरे प्यारे बच्चों से। ये एक था, ये दोनों भी एक हो गए, यहाँ पे एक बचा, यहाँ पे एक बचा। अब सबका नाम, ये तो 1 माइक्रोफैरड है, अब ये भी 1 माइक्रोफैरड बेचारा बन गया। इसका नाम C5 है और इसका नाम बच्चे C6 है, और ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये हमारे पास पॉइंट बी है। ठीक है, आगे का हिंट मैं आपको देता हूं। देखो अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, इन दोनों को निहारेंगे आप। तो ये दोनों कैसे हैं, समांतर क्रम। तो आप लिखेंगे ऐसे 1 माइक्रोफैरड एंड 1 माइक्रोफैरड समांतर में है, तो इनकी तुल्यधारिता निकालोगे, फिर से मेरे प्यारे बच्चों आप फिगर बनाओगे। ठीक है, तो अब मैंने थोड़ा सा इसको आसान कर दिया है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको करके आप आंसर लाइएगा और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि इसका फाइनल आंसर कितना आपका आ रहा है। करोगे, चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों अब आप लोग कर पाओगे। हमने इस फिगर को यहां से स्टेप बाय स्टेप छोटा करते हुए यहां तक पहुंच गए हैं। और मैंने हिंट दे दिया कि अब इन दोनों को आप पैरेलल में कनेक्ट कर लोगे, समांतर में, तो इन दोनों का मिलाकर के फिर से एक हो जाएगा। फिर जो इसका C इक्विवेलेंट आएगा, मान लो उसको मैं C डबल डैश कह देता हूं, वो C डबल डैश बच्चे C5 के साथ श्रेणी क्रम में बन जाएगा। अब इन तीनों इनका बच्चों जो हमारे पास तुल्य प्रतिरोध आएगा, मान लो उसको C ट्रिपल डैश बोलोगे, वो C ट्रिपल डैश C6 के साथ फिर से क्या बन जाएगा, समांतर क्रम में। उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो सारी बातें मैंने अभी जस्ट कह दी। ठीक है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप कर जाएंगे। फिर से देखो, मैं कर नहीं रहा हूं, मैं बोल दे रहा हूं कैसे। मैंने कहा कि 1 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, तो इनका मान लो तुल्य प्रतिरोध C डबल डैश कुछ आ गया। ठीक है, कुछ आ गया, जो भी आएगा आपको पता है क्या आने वाला है। अब उसके बाद जो भी ये वैल्यू आएगी C डबल डैश की, वो C डबल डैश अब C5 के साथ कैसे जुड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का मिलाकर के एक हो जाएगा ना। तो ये मेरे प्यारे बच्चों अब श्रेणी क्रम में दिख रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो इन दोनों का बच्चों जो आएगा वो आ जाएगा, मान लो स्टेप नंबर 4 में C ट्रिपल डैश। अब ये C ट्रिपल डैश और C6 कैसे हो जाएंगे, समांतर में हो जाएंगे। और उसके बाद का काम मैं आपको दे रहा हूं कि आप करके आंसर मुझे बताइएगा। ठीक है, चलो, तो ये काम आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर का हमारे पास लास्ट कॉन्सेप्ट होने वाला है, जिसका नाम है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। क्या मेरे प्यारे बच्चों, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या है जी। हमारे पास एक बैटरी है, ठीक है बच्चों, हमारे पास एक कैपेसिटर है। तो ये बच्चों मान लो जो कैपेसिटर है, जो संधारित्र है, वो अभी आवेशित नहीं है, वो चार्ज नहीं है, इस पर जो चार्ज है वो 0 है। ठीक है, हमको इसको बच्चे चार्ज देना है। हमको अरे 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 क्या हो रहा है, हमको इसको चार्ज देना है। तो देख, मैं दो बातें यहाँ पे लिख रहा हूं कि मान लो समय t बराबर 0 पर इसके पास मेरे प्यारे बच्चों जो आवेश है वो 0 है। ठीक है, समय t बराबर
टी पर, समय t बराबर t पर हमको मान लो मेरे प्यारे बच्चों इस वाले संधारित्र पे बच्चों मान लो Q डैश चार्ज आ गया, Q डैश चार्ज आ गया। और हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि इस संधारित्र को मैं चार्ज 0 से Q तक चार्ज दे दूं। ठीक है, इसको 0 से Q चार्ज तक आवेशित करना है मेरे प्यारे बच्चों। इसको कितना चार्ज देना है? Q चार्ज देना है। कहां से कहां तक? 0 से Q चार्ज इसको देना है। अच्छा, तो मान लिया किसी एक पर्टिकुलर टाइम t पर इसके पास चार्ज Q डैश आ गया। चलो अपने सिंपल लैंग्वेज में समझो। मान लो मेरे प्यारे बच्चों इसको हमको 10 कूलाम चार्ज देना है। ठीक है, तो क्या 10 कूलाम का चार्ज जैसे बैटरी से जुड़ेगा तुरंत आ जाएगा? ऐसा नहीं होगा, वो आराम आराम से चार्ज होगा। ठीक है, पहले 1 कूलाम, 2 कूलाम, 3 कूलाम, ऐसे इस पे आवेश आएगा। तो मान लो किसी समय मेरे प्यारे बच्चों, मान लो किसी समय t पर इसके पास जो आवेश आ गया मान लो 7 कूलाम का। कितना बच्चे? 7 कूलाम का आवेश है। तो जब 7 कूलाम का आवेश हुआ तो इसका पोटेंशियल भी कुछ हुआ होगा उस टाइम पर। ठीक है, तो मान लो उसका पोटेंशियल पहले कुछ रहा होगा, उसके बाद इसका पोटेंशियल कुछ और बदल के हो गया। तो वही जो Q डैश है वही मेरे प्यारे बच्चों ये 7 कूलाम का आवेश है। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल समझ में आ रही है। ठीक है, अच्छा, तो अब मेरे प्यारे बच्चों जो Q डैश आया तो इसका जो पोटेंशियल हुआ मान लो V डैश हो गया। तो V डैश की वैल्यू क्या होगी? V डैश की वैल्यू क्या होगी सर? तो हमको पता है कि Q बराबर CV से, Q बराबर CV से V का हो जाएगा Q बाई C। ठीक है बच्चों, और अगर ये संधारित्र है तो इसकी धारिता मान लो मैं C मान लेता हूं। ठीक है, चलो, तो जो V डैश होगा इस फॉर्मूले से वो क्या हो गया? Q के जगह पे Q डैश डालेंगे, C के जगह पे C डालेंगे, ये मान लो हमारे पास कोई इक्वेशन बन गया 1। समझ में आई बात? अच्छा, अब कहानी समझो। तो जैसे जैसे मेरे प्यारे बच्चों इस पर आवेश आकर बैठता जाएगा, ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अब जो दूसरा आवेश इस पर आके बैठना है तो वो उसका क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों? विरोध करेगा, प्रतिकर्षण होगा। तो बैटरी को मेरे प्यारे बच्चों इस संधारित्र को चार्ज करने के लिए काम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? काम। जैसे मान लो एक प्लस यहाँ पे आया, जब दूसरा आवेश आएगा तो ये मेरे प्यारे बच्चों उसका क्या करेगा? विरोध करेगा, मैं तेरे को नहीं आने दूंगा। तो बैटरी को क्या करना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों? इसके विरोध में काम करना पड़ता है। तो वही काम हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं, और वही किया गया कार्य मेरे प्यारे बच्चों इस संधारित्र में एक स्थितिज ऊर्जा के रूप में वो स्टोर हो जाता है, समाहित हो जाता है। तो उसी की बातचीत हम लोग करने जाएंगे। ठीक है, तो मान लिया कि इस संधारित्र को मैं मेरे प्यारे बच्चों डी क्यू डैश और चार्ज देना चाह रहा हूं। ठीक है, और देना चाह रहा हूं तो विरोध होगा। तो मैं चाहता हूं कि डी क्यू डैश जब चार्ज दे रहा हूं तो बैटरी को कितना काम करना पड़ेगा, उस काम को मैंने मान लो डी डब्ल्यू कह दिया। कितना कह दिया बच्चों? डी डब्ल्यू। इतू छोटा सा चार्ज तो इतू छोटा सा काम करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये डी डब्ल्यू होगा क्या? तो ये डी डब्ल्यू होगा मेरे प्यारे बच्चों डी क्यू डैश इंटू वी डैश के, क्योंकि उस टाइम पोटेंशियल इसका कितना बच्चों? इसका विभव कितना है? वी डैश। फॉर्मूला कहां से आया? फॉर्मूला आया मेरे प्यारे बच्चों V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, हमने पढ़ा था, और यहीं से W इक्वल्स टू क्यू इंटू वी हो जाता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अरे बोलो कोई दिक्कत है क्या? ना जी, बिल्कुल नहीं सर, एकदम मजा आ रहा है। अब बच्चा लोग कुछ करना नहीं है, बस कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे डी क्यू डैश है, वी डैश का मान हमने रख लिया क्यू डैश बाई वी के। ठीक है, इसको सही तरीके से मैं लिखूं तो ये हो जाएगा क्यू डैश बाई वी। अरे रे वी नहीं है, यहाँ पे सी है भैया, सी है ये, और ये भी भैया सी है, और ये क्या है? डी क्यू डैश है। ठीक है बच्चा, अब सही है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों हमको तो केवल डी क्यू डैश चार्ज देने से लिए हमने छोटा सा कार्य निकाल लिया, तो हमको तो बच्चे पूरा कार्य चाहिए ना, क्योंकि हमको अपने बैटरी को 0 से क्यू चार्ज देना है। हमको उस
संधारित्र को 0 से Q तक चार्ज करना, आवेशित करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो किया गया कार्य होगा वो होगा W, टोटल वर्क, ठीक है, टोटल काम W हो जाएगा। उसको क्या करेंगे, इसी dW से बच्चों इंटीग्रेट कर देंगे, समाकलन कि मतलब वही उतने छोटे छोटे चार्ज को ले जाने में कितना कार्य हुआ, तो हम लोग 0 से Q तक क्या करेंगे, इसी dW को मेरे प्यारे बच्चों समाकलन कर देंगे। तो ये कहां से हो जाएगा, 0 से Q तक समाकलन हो गया मेरे प्यारे बच्चों। बस कहानी अब खत्म होने वाली है। तो W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से Q, dQ का मान रख लो Q डैश बाई V और यहाँ पे dQ डैश। ठीक है बच्चा लोग, अरे यार क्यों बार बार मैं V लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं, पगला गए हैं सब। चलो आ जाओ, W की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो C तो बच्चे फिक्स है तो C बदलने वाला नहीं, Q का मान बदल रहा है तो Q डैश dQ अंदर रह जाएगा और ये 0 से Q तक, ठीक है। बस अब क्या है, अब तो बस समाकलन का खेल खेलना है, 1/c। अच्छा बता समाकलन क्या होगा, देख तो चलो समाकलन सिखाते हैं अपने प्यारे लाल को। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने सीखा कि समाकलन x के पावर n dx का मान होता है x के पावर n+1 बटे n+1। हाँ जी सीखा है। तो जहां x है वहां पे q डैश है, जहां dx है वहां पे dq डैश है। तो यानी कि ये हो जाएगा q डैश के पावर 1+1 डिवाइड बाई 1+1, और जो उच्च सीमा निम्न सीमा है ऐसे यहाँ पे ब्रैकेट के नीचे ऊपर लिख दी जाएगी। बहुत सही सर। तो W बराबर 1/c, ये क्या बन गया, ये बन गया Q डैश का स्क्वायर बाई 2 और ये 0 से Q। अब बच्चे उच्च सीमा निम्न सीमा का खेल स्टार्ट होता है। तो खेल में क्या होगा, Q डैश के जगह पे Q डालेंगे, फिर माइनस का साइन लगा करके Q डैश के जगह पे 0 लगाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, अब हम लोग पाएंगे अपने W को पाएंगे 1/c, क्या हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2 माइनस का 0 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो 0 का तो 0 ही होगा, तो हो जाएगा W बराबर 1/c इंटू Q स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इसको एकदम सही तरीके से लिखोगे तो आपको मिलेगा 1/2 Q स्क्वायर बाई c। तो मेरे प्यारे बच्चों बैटरी ने इतना काम किया है, इतना काम बैटरी ने किया है, और यही कार्य मेरे प्यारे बच्चों संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग लिख देंगे, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों U बराबर हाफ Q स्क्वायर बाई c के, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है बच्चे स्थितिज ऊर्जा का, है ना, किसका बच्चों, स्थितिज ऊर्जा का। अच्छा जी, तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इसी फॉर्मूले को अलग अलग रूप में बदल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है Q बराबर CV। जब Q बराबर CV इसमें डालोगे तो U का मान हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा CV का स्क्वायर बटे C। तो हमारे पास U का अलग अलग मान आएगा, हाफ, ये हो जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर बाई C। आपको दिख रहा है C से C कट्टी पिट्टी हुआ, और मेरे प्यारे बच्चों U बराबर बच गया हाफ CV का स्क्वायर। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया U का, ठीक है। अगर मेरे प्यारे बच्चों इसी फॉर्मूले में C बराबर Q बाई V डालोगे, ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो फॉर्मूला है और बदल जाएगा। हमारे पास 1/2 C बराबर है Q बाई V, और यहाँ पे V स्क्वायर तो है ही, आपको पता है V से V कट्टी पिट्टी होगा। तो क्या बचा, हमारे पास बचा U बराबर हाफ Q इंटू V बच गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 3 फॉर्मूला आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा का। चलो तो फिगर बनाएंगे, ये दोनों बातें लिख देंगे, उसके बाद बच्चे सारी कहानी वही है कि V डैश Q डैश बाई C हो जाएगा। उसके बाद हम लोग और आवेश देना चाहते हैं तो किया गया कार्य WW है, विभव गुणे आवेश, सब कुछ हम लोग सेम टू सेम करते जाएंगे, 0 से Q तक समाकलन कर देंगे, कैलकुलेशन करते जाएंगे, हमको ये फॉर्मूला मिल जाना है। उसके बाद हम लोग Q बराबर CV डालेंगे तो हमको ये दोनों फॉर्मूला भी मिल जाता है, ठीक बात।
हाँ सर। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों संधारित्र में संचित ऊर्जा। अब एक हमारे पास कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है इस चैप्टर में, वो है मेरे प्यारे बच्चों ऊर्जा घनत्व। ठीक है, तो वो हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र से बात करते हैं। तो पहले उसमें कुछ पॉइंट्स है, पहले इस पॉइंट्स को आप पढ़ लीजिए। पहला पॉइंट है जी कि अगर हमको बैटरी द्वारा संधारित्र को V वोल्ट आवेशित करने में किया गया कार्य Q इंटू V है। ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों हमको ऊर्जा तो इतनी ही मिली, यानी कि अगर इस फॉर्मूले को आप देखोगे तो आधी ऊर्जा ही समाहित हुई, संचित हुई। तो यानी कि 50% जो पार्ट है वो मेरे प्यारे बच्चों उष्मा के रूप में क्या जाता है, क्षय हो जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे कि संधारित्र को आवेशित करने के दौरान कुल ऊर्जा का अगर आपको क्यू चार्ज देना है V वोल्ट तक तो W बराबर Q इंटू V होना चाहिए था। लेकिन आया कितना, आया तो मेरे प्यारे बच्चों हाफ Q इंटू V, यानी कि आधा क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों उष्मा के रूप में छूमंतर। ठीक है, चलो अब मेरे प्यारे बच्चों अगला हेडिंग हमारे पास है समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा। देख क्या करेंगे, आओ समझाता हूं। हमने सीख लिया भैया, हम अगर समांतर प्लेट संधारित्र की बात करें, पहले समझा देता हूं फिर आप लोग देख लेंगे, एकदम सुंदर सुंदर साफ साफ। संधारित्र नहीं है सर, संधारित्र है। चलो इसको सन बनाते हैं, शन 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 शन, संधारित्र। तो आपको पता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता मेरे प्यारे बच्चों है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, है ना। आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड उनके प्लेटों के बीच में क्या था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको मैं क्यू से लिखूं तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए था। ठीक है, अभी संधारित्र की जो संचित ऊर्जा का फॉर्मूला आया है मेरे प्यारे बच्चों वो आया है हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी का। अरे बोलो हाँ या ना, आया है कि नहीं आया है, आया है। ठीक है बच्चे, चल तो ये जो दोनों वैल्यू है ना, इन मतलब सबसे पहले संधारित्र को इसमें पुट करो चलो। तो u बराबर क्या हो जाएगा हाफ, ये तो q ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, ये कूद के ऊपर गया तो मेरे प्यारे बच्चों u का मान हो गया 1/2, 1/2 क्यू स्क्वायर डी बाई ए। ठीक है ना, अरे बोलोगे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा अब बच्चे आपको पता है एप्सिलॉन नॉट कहां गया, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देख आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें बनानी है इसी फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्यू स्क्वायर तो है ही, तो मेरे पास जो नीचे क्या होना चाहिए, क्यू बाई ए होना चाहिए, क्यू बाई ए। ठीक है, अच्छा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्यू स्क्वायर तो है, चलो बढ़िया है। अब ये जो एप्सिलॉन है मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे पास दिक्कत कर रहा है, तो इसको क्या किया जाए, एप्सिलॉन नॉट का ऊपर नीचे गुणा कर लो, है ना, और ए का भी ऊपर नीचे हम लोग गुणा कर लें। बिल्कुल सर कर सकते, मतलब अलग अलग तरीका है, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। तो u बराबर क्या हो जाएगा 1/2, अब ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये अलग कर लो, और ऊपर डी बचा और क्या बचा, और ए बचा है। ठीक है, अरे ये वाला ए एक साथ हो गया, ये एप्सिलॉन नॉट ये एप्सिलॉन एक साथ हो गया, और हमारे पास एक एक्स्ट्रा एप्सिलॉन नॉट तो बचा ही है। ठीक है बच्चों, अच्छा यानी कि आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये हो जाएगा हाफ, इसको क्या मैं अब ई स्क्वायर लिख सकता हूं, आप कहेंगे हाँ, तो इसको ऐसे लिखो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और डी और ए को ऐसे रहने दो। ठीक है, लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अब बच्चे याद करो वो समांतर प्लेट संधारित्र वाली कहानी कि हमारे पास दो प्लेट्स ऐसे होते हैं इसमें, इन दोनों प्लेटों के बीच का गैप डी होता है, प्लेटों का क्षेत्रफल ए होता है। तो जहां पे ए इंटू डी आएगा क्या वहां पे वॉल्यूम कहोगे, यानी आयतन कहोगे, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल कहेंगे।
तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, इसका आयतन है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, समांतर प्लेट संधारित्र का आयतन बन जाएगा। तो U बराबर लिखेंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू V, V मतलब आयतन। अब इसको बच्चे आयतन को नीचे लेके आओ U के पास, तो हम लिखेंगे U बाई V बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो आप याद करो घनत्व का वो दिन, घनत्व आप जो भी लिखते थे, डी लिखते थे या जो भी लिखते थे, मान लो हम लोग अधिकतर रो लिखते हैं, तो वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन। बोलो, तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो घनत्व है ना, ये द्रव्यमान घनत्व है। क्या है बच्चों, द्रव्यमान घनत्व है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, ऊर्जा और बटे आयतन। तो अगर द्रव्यमान बटे आयतन द्रव्यमान घनत्व हो जाएगा, तो ऊर्जा बटे आयतन क्या हो जाएगा, ऊर्जा घनत्व। और उसको मेरे प्यारे बच्चों स्मॉल यू से लिखते हैं, और वो हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और यही मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन है। आपसे कभी कभी कहा जाएगा कि इसको सिद्ध करिए, ठीक है, जहां पे स्मॉल यू को क्या कहा जाएगा बच्चों, ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व। ठीक है बच्चा, सॉरी घनत्व सही नहीं लिखा है, घनत्व, ठीक है। और यहाँ पे U बराबर क्या हो गया, कैपिटल U बाई V, यानी कि ऊर्जा बटे आयतन। ठीक बात, तो यहां तक आपको डेरिवेशन करना होता है इसमें। चलो मैं हम लोग देख लेते हैं, देख लो यहाँ पे स्टार्ट किया बच्चों, हमने क्या किया, Q का मान सिग्मा एफ ए रख दिया, जैसे भी रख लो, जैसे मैंने किया वैसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे भी करना है आप कर लो, ठीक है। उसके बाद बच्चों फाइनली वही आने वाला है। तो जो आपको तरीका सही लगे आप उस तरीके से बच्चों इस फाइनल एक्सप्रेशन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा मेरे प्यारे बच्चों आज के क्लास की पूरी कहानी। और इस तरीके से अपना दूसरा चैप्टर मेरे प्यारे बच्चों थ्योरी वाइज पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या क्या डिस्कस किया, आज की क्लास में हमने संधारित्रों के संयोजन की बात की और संधारित्र में बच्चों संचित ऊर्जा के बारे में बात किया, ठीक है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास बस इतना ही। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास होगी लेक्चर नंबर 6, उसमें मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पैटर्न आपको पता है पहले चैप्टर के जैसा ही, कि लेक्चर नंबर 6 जो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे बच्चों एमसीक्यू और वीएस से, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघुत्तरी प्रश्न, ठीक है। उसके बाद लेक्चर 7 में हम लोग बात करेंगे लघुत्तरी प्रश्न और दीर्घोत्तरी प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोनों लेक्चर आप लोगों के लिए मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उस लेक्चर को आपको अच्छे से देखना है, समझना है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप लोग मेरे प्यारे बच्चे हमारे फिलो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहां मेरे प्यारे बच्चों किसी भी क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट है उस क्वेश्चन का आप लोग फोटो क्लिक करिए या टाइप करिए, और मेरे प्यारे बच्चों हमारे एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ जुड़ करके आपने हर एक समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो इस मौके का लाभ आपको जरूर उठाना है। मेरे प्यारे बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड मेरे प्यारे बच्चों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कभी ना भूलें। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।